इसमें आपके को ऑथर है श्री के सिद्धार्थ। तो अब आप हमें आरंभ में ही बता दीजिए कि आपके ये जो जियो पॉलिटिक्स का जो पूरा का डिकोडिंग आप कर रहे हैं, तो इसमें ये जो 2000 रुपए का जो नोट हटाया गया है, इसको कहाँ प्लेस करेंगे? तो ये जो हमने संजय जी सबसे पहला जो डीमोनेटाइजेशन देखा, जहां पे करेंसीज को वापस विड्रॉ किया गया, तो उसमें हमें ये जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट थी कि 500 की न्यू नोट्स छपने का जो कॉस्ट और 2000 की जो नई इशू की गई उस वक्त उसका कॉस्ट और प्रिंटिंग करने का टाइमिंग, ये देखते हुए जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक्सचेंज करवाने के लिए आने वाली थी, तो उसके लिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए ये 2000 की नोट्स आई थी। ये तो हो गया एक एस्पेक्ट, ठीक। तो ये तो तब से अंडरस्टैंडिंग थी कि, और तब भी कुछ क्वेश्चंस तो तब भी आ रहे थे कि कब ये 2000 की नोट्स भी जाएंगी। तो कुछ लोगों को ऑलरेडी इसका था ही अंदाजा कि ये भी जाने वाली है। तो एक तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव गैप जो था एक कॉस्टिंग का, और दूसरा जिस स्पीड में एक्सचेंज करना था, तो 2000 वाज वेरी इजी कि अगर कोई पुरानी नोट्स लेके आता है तो 2000 की सामने दे दी। तो एक तो ये पर्पस था इसका स्टॉप गैप अरेंजमेंट का। दूसरा जो 2000 की नोट्स एक तरह से मोदी जी ने जो एक बोल सकते हैं कि जाल फेंका कि जो लोग भी एक्यूमुलेट कर रहे थे और नई प्रिंट कर रहे थे, और इसमें से कुछ बदमाश नेशंस जो हम सब जानते ही हैं कौन कौन से नेशंस हैं जो हमारे जिसके पड़ोसी हैं। एलिमेंट्स, हाँ सबसे बड़े तो हाँ हमारे पास में ही है। हाँ, तो वो जो बदमाश है जो प्रिंटिंग करके बैठे होंगे, तो उनको अच्छा खासा वक्त दिया प्रिंट करके एक्यूमुलेट करने को, ठीक है। तो वो सारी नोट्स जो है अब वापस वहां से तो नहीं आएंगी यहाँ पे, जिससे वो ट्रेड कर पा सकते थे। तो उसमें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का भी नाम आ रहा है जो प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी के साथ लिंक थे, तो उनको भी काउंटर किया गया। लेकिन सबसे बड़ा जो, क्योंकि मैंने मीडिया में भी बहुत सारे व्यूज पढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट कहीं पे कवर नहीं हुआ है जो जरूरी है दर्शकों को भी जानना। वो ये है कि 3.60 लाख करोड़ का अमाउंट की वैल्यू का 2000 का नोट्स अभी 31 मार्च की डेट पे सर्कुलेशन में था, विच मीन्स कि 30 सितंबर तक का जो समय दिया गया है हमें, उसके अंदर ये इकोनॉमी के अंदर ये पूरी अमाउंट घूमने वाली है। मतलब 3.60 लाख करोड़ का वैल्यूएशन जो एक होल्ड करके रखा गया होगा, जो ब्लैक मनी वाले जो भी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या इलेक्शंस में बांटा गया हो, या नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए होल्ड करके रखा गया हो, या टेरर फाइनेंस बोलो या प्रोटेस्ट फाइनेंस बोलो, इस सब के लिए जिस जहां जहां भी कलेक्ट हुआ होगा ये, ठीक है, उन सबको 30 सितंबर तक इंडिया की इकोनॉमी में ये पूरी 3.60 लाख करोड़ की अमाउंट सर्कुलेट करनी पड़ेगी, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। तो चाहे यह वो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना? इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आप कह सकते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस जो घूमने वाले हैं, सपोज जो एक खबर आ रही है विच इज अबाउट फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट होना, राइट, तो वो होल्ड करके हुई रखी हुई इकोनॉमी से ट्रांजैक्शंस बढ़ने वाले हैं। अब इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वेस्ट में जो क्राइसिस आने वाले हैं उसके साथ भी ये लिंक्ड है, क्योंकि एफपीआई और एफआईआई की जो विड्रॉल्स होनी है वो ये नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद वाले क्वार्टर में ही होने वाला है, जो भी होने वाला है इसी साल में होने वाला है, ठीक। तो एफपीआई और एफआईआई की जो विड्रॉल्स होंगी वेस्ट के क्राइसिस इवेंट्स के पैरेलल के साथ, उसके साथ ये वेलोसिटी जो होगी उससे कुछ हमारा स्टॉक मार्केट में और जहां जहां भी डैमेज होना है उसका थोड़ा पोर्शन का कवर अप होगा। ये इसका एक यूज है जो कहीं पे भी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि कहीं किसी ने बोला हो, लेकिन ये बहुत बड़ा यूज है, ठीक, क्योंकि क्राइसिस इसी साल आना है वेस्ट की इकोनॉमी में, ठीक है। उनके जो भी इंसिडेंट्स होंगे, बैंकिंग के होंगे, करेंसी के बोलो,
डेट सीलिंग बढ़ाई जा रही है, अगर बढ़ाई भी जाती है डेट सीलिंग, जिसकी चर्चा हो रही है कि उसकी डेट बस नजदीकी है, अगर बढ़ाई भी जाती है तो भी वहां प्रिंटिंग होगी, और वो जो प्रिंटिंग होगी उससे वहां इन्फ्लेशन होगा, तब भी क्राइसिस आना है। तो क्राइसिस तो तय है वेस्ट की इकोनॉमीज में, तो उसका कुछ पोर्शन ये वेलोसिटी, ये जो होर्डिंग की गई है नोट्स की, उसकी वेलोसिटी से कुछ पोर्शन भरपाई होगा, वो डैमेज जो सडन विड्रॉल होगा। ठीक, तो ये पहलू कहीं पे कवर नहीं हुआ है, जो दर्शकों को जानना जरूरी है। जी, तो अब ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि वेस्ट जो है वो डाउन जाने वाला है। ये तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं। हाँ। और लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि भाई अंकित जी की भविष्यवाणी कब सच साबित होगी। तो अब अंकित अच्छा, जी जो आज है मैंने इसी आज सुबह जी, एक डाली है, जो है बताइए। 500 की नोट्स वापस दे दो, और उसके सामने आपको ई रूपी आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। तो ये प्रोबेबली हो सकता है कुछ साल बाद या कुछ मंथ्स बाद, जहां पे बोला जाए कि 500 की करेंसी नोट्स विड्रॉ की जाए और आपके ई वॉलेट में ई रूपी जो है हमारा डिजिटल रूपी वो जमा हो जाए, और फिर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। ये हो सकता है कुछ साल बाद या कुछ मंथ्स बाद, वी डोंट नो व्हेन, लेकिन ये हो सकता है। तो ये एक लेकिन प्रेडिक्शन मैंने आज ही सेंट्रल डाला। बैंक डिजिटल करेंसी की जहाँ तक बात हो रही है, तो हम्म। इसको तो ये बताया जा रहा है कि ये तो एक लोगों को पूरी तरह से सरकारों द्वारा कंट्रोल करने का एक मैकेनिज्म है, और इसका तो काफी विरोध भी हो रहा है पश्चिम। हाँ, तो ये एक पहलू इसका बिल्कुल है कि जिसको मैंने भी बोला है कि इट्स अ कम्युनिस्ट करेंसी, क्योंकि 100% कंट्रोल आ जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि 100-200 की डिनोमिनेशन की तक सारी फिजिकल करेंसी नोट्स रहेंगी, और 200 के बाद वाली, मतलब 500 और उसके ऊपर वाली, ये अगर डिजिटल में कन्वर्ट होती है तो बहुत सारा एक रियल एस्टेट का इन्फ्लेशन गायब हो जाएगा इकोनॉमी से। बहुत ज्यादा ब्लैक मनी और वो जो कैश इकोनॉमी जो पैरेलल चलती थी वो जाएगा, टेरर फाइनेंस और प्रोटेस्ट फाइनेंस ये सब कर्व हो जाएगा। अब इसका फ्यूचर में आप जो बता रहे हैं उसका, देखो कोई भी टूल होता है उसका नेगेटिव पॉजिटिव यूजेज दोनों है, राइट, टेक्नोलॉजी का। अब क्या यूजेज होता है वो अपनी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर आधारित है। तो पता नहीं फ्यूचर में अगर ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो फिजिकल करेंसी बिल्कुल ही बैन कर दे, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि 500 और उसके ऊपर के जितने भी नोट्स हैं, अगर इस पर इस पर डिजिटल वाला अगर लागू किया जाता है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इकोनॉमी को होगा, इन टर्म्स ऑफ ये सारे जो इलिसिट ट्रांजैक्शंस हैं, स्पेसिफिक रियल एस्टेट वाले और दूसरे भी सेक्टर्स में। जी, अब मैं पूछता हूँ आपसे कि आप जो है इसको पूरी जो भी आपकी एनालिसिस है, आपका जो भी विश्लेषण है, उसको आप जियो पॉलिटिक्स में उसको आप रेफरेंस करते हैं, और आपने ये पुस्तक लिखी है जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। तो इस पुस्तक की जो कुछ जो मुझे जो हाइलाइट्स लगती हैं, क्योंकि ये पुस्तक जो है ये 19 चैप्टर्स में आपने लिखी है, 19 चैप्टर्स में। जी। तो अब ये 19 चैप्टर तो मैं तो फटाफट आपको चैप्टर्स का दर्शकों को वो बता देता हूँ कंटेंट्स क्या हैं, और इसको मैं डेस्क को कहूँगा कि इसको दिखा भी दें इस कंटेंट पेज को। हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स, आइडेंटिटी वॉर्स, द कंफ्यूज्ड कैलेंडर, conversion and takeover of festivals, soft power colonization, the dollar of war, the good old gold, the desert without oil, water wars, rare is ubiquitous, the fire in the ice, the chicken wants another neck, the theatrics of climate change, the clash of the oceans, space wars, the undercurrents of the Black Sea, the future of Europe, the dance of the poles, भारत is the future of the world। अब 19 के 19 तो इस प्रोग्राम में कवर हो नहीं सकते, तो मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूँ कि आप इसमें से हाँ, कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनको आप इसमें कवर करना चाहेंगे। तो मैं सारे चैप्टर्स की छोटी सी ब्रीफ दे दूं। सबसे पहला है हाउ जियोपॉलिटिक्स वर्क्स।
तो इसमें पूरा जो कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड्स हुआ लास्ट 100 एंड 150 इयर्स, इसका उसमें दिया हुआ है कि कैसे इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश देन ओनली यू आर इंटेलिजेंट, जो जितने भी नरेटिव्स हैं, दिवाली क्रैकर्स कॉज पोल्यूशन, ये सब जो भी कुक किए गए हैं, जितने भी हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, अगर वेस्टर्न पहना है देन ओनली यू आर सिविलाइज्ड। तो ये जितना भी माइंडसेट का जो गेम खेला गया लास्ट 100-150 इयर्स में, उसका इसके अंदर कवरेज है, और ये इसके एप्लीकेशंस कैसे प्ले आउट हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो दिखाया गया है। सेकंड जो है विच इज आइडेंटिटी वॉर्स, तो इसमें जेंडर स्पेसिफिक, इसका मैंने एग्जांपल पूरा नरेशन दिया हुआ है कि जेंडर के साथ कैसे खेला गया, और लास्ट 30 इयर्स में फ्रॉम देयर आर नो जेंडर रोल्स से लेके देयर आर थाउजेंड ऑफ जेंडर्स से लेके बर्थर, मदर को कन्वर्ट कर दिया बर्थर टर्मिनोलॉजी में। ये पूरा एक जो नरेटिव चलाया गया, और इसके पीछे कौन कौन वेस्टेड इंटरेस्ट थे और उनके क्या इंटेंट्स थे। तीसरा है कंफ्यूज्ड कैलेंडर, तो इसके अंदर डेट और टाइम के साथ, डेज और वीक्स और मंथ्स के नेम्स के साथ कैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से चुरा चुरा के इन्होंने कैलेंडर कुकअप किया है, और कैसे यूरोप में 200 साल तो 10 मंथ्स के साथ चला क्योंकि जो संस्कृत के न्यूमेरिकल्स थे हमारे, सप्तम, अष्टम, नवम और दसम, उससे उन्होंने मंथ के नेम्स डाल दिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। न्यूमेरिकल्स को उन्होंने कंफ्यूज किया विथ मंथ नेम्स। तो ये सब इसके अंदर कवर्ड है। नेक्स्ट इज कन्वर्जन एंड टेक ओवर ऑफ फेस्टिवल्स, तो इसके अंदर कैसे क्रिश्चियनिटी के साथ हिंदू भगवान को मिक्स करके प्रेजेंट किया गया, और कैसे टेक ओवर ऑफ फेस्टिवल्स में आपको बताया जाता है कि आपका फेस्टिवल्स इस तरह से भी सेलिब्रेट हो सकता है। तो कैसे चॉकलेट्स जो हैं उसने रिप्लेस किया हमारी दिवाली की मिठाई को, उसका पूरा कॉर्पोरेट वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन। आप हमेशा पाएंगे कि कैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट ही दुनिया को बचाता है। आपको कोई भी मूवीज आप उठा के देख लें, तो उसका पूरा आप अट्रैक्शन देखते हैं यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कंज्यूमर मार्केट में। राइट, व्हेन वी वर किड्स, तो मुझे पता है कि कुछ हम जो वेस्टर्न सीरियल्स देखते थे, जहां पे स्मॉल वंडर करके आता था जिसमें एक रोबोट थी, ठीक है, तो वो रोबोट वेस्ट में बनता है, तो एक पूरा वेस्टर्न डोमिनेंस। दूसरा आप देखते हैं एक सीरियल थी जिसका आई ड्रीम ऑफ जीनी करके, जिसमें जीनी को एक मिडिल ईस्ट का एक सिनारियो बताया जाता है, और वो सारी विश अमेरिका की पूरी करती है, और जो उसका जो मास्टर होता है लिंक टू नासा, लेकिन पूरी मिलिट्री लैंग्वेज बोलता है। और एक आध एपिसोड में तो ये भी स्क्रिप्ट में बताया गया कि कैसे ऑयल फील्ड्स पे कब्जा किया जाना चाहिए मिडिल ईस्ट की। तो ये पूरा एक सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन। और आज की जनरेशन में भी हम देखते हैं कि कैसे इंडियन पॉपुलेशन जो है वो परचेस करती है वो सारे प्रोडक्ट्स जिसमें बैक के ऊपर स्पाइडरमैन है या बैटमैन है, जबकि हमारे जो रियल हीरोज हैं, लक्ष्मीबाई हो गए, तात्या तोपे हो गया, हमें तो बालाकोट के भी हमारे तो लेटेस्ट हीरो हैं, इन सबको डालना चाहिए। तो ये पूरा एक कोलोनाइजेशन ऑफ माइंड का इम्पैक्ट। उसके बाद डॉलर ऑफ वॉर, डी डॉलराइजेशन पे तो आप जानते ही हैं, मैंने इतने टॉक्स दिए हैं। तो डॉलर ऑफ वॉर चैप्टर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि वर्ल्ड का डॉलराइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि पब्लिक को ये जानना जरूरी है कि डॉलराइजेशन पता लगेगा तो समझ में आएगा कि डी डॉलराइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक, तो वो उसका पूरा कवरेज इस चैप्टर में है। उसके बाद है द गुड ओल्ड गोल्ड। तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड के सनातन जो हमारा विजडम है गोल्ड के ऊपर, फिजिकल गोल्ड का, उसी पे अब ब्रिक्स करेंसी का नया फॉर्मेट जब वो पैग होगा तो उसमें आप देखेंगे गोल्ड इज अ मेजर एलिमेंट। तो गुड ओल्ड गोल्ड में ये पूरा नरेशन दिया गया है कि कैसे द वर्ल्ड इज अगेन मूविंग बैक टू दैट ओल्ड पेगिंग करेंसी फॉर्मूला। नेक्स्ट चैप्टर इज डेजर्ट विदाउट ऑयल। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपको उस रिलीजन के बारे में सब कुछ समझ आएगा जो जनरल डिस्कशन में कहीं नहीं आता है। तो इसमें पूरा मेरा एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट किया गया है इस चैप्टर में,
जहां पे आई एम क्वेश्चनिंग कि अच्छा ये कैसे है, ये कैसे है, एंड सम अरेबिक पर्सन इज एक्सप्लेनिंग कि ये इस तरह से इवॉल्व हुआ है, ये इस तरह से इवॉल्व हुआ है। तो उसमें आपको समझ आए, क्योंकि मेरी थियोरी जो है कि जम्मू एंड जेरूसलम देयर आर ओनली 2 बेल्ट्स। तो जम्मू बेल्ट से आपको यू गेट 2 धर्मास ऑन इंडस एंड यू गेट 2 धर्मास ऑन द गंगेटिक प्लेन। और जेरूसलम बेल्ट जो है वहां पे आपको 2 रिलीजन मिले, जुडाइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो ये जो एक नेचुरल लॉजिक बनता है कि किसी भी थियोलॉजी के सर्वाइवल के लिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 2 निकलने चाहिए, जो सऊदी अरेबिया में नहीं हुआ है। ठीक, तो पूरा एक्सप्लेनेशन ये चैप्टर में है, द डेजर्ट विदाउट ऑयल। उसके बाद वाटर वॉर्स है, जो पूरा जिसमें एग्जांपल दिया गया है कि व्हाई टिबेटन प्लेट्यू इज सो इंपॉर्टेंट और वो क्यों उसका टेक ओवर हुआ। उसके बाद रेयर इज उबिक्विटस, जिसमें बताया गया है कि क्यों ये सारे माइंस जो है अब निकल निकल के आ रहे हैं बाहर। सारे देश बोल रहे हैं मुझे ये माइंस मिली, मुझे ये माइंस मिली, लिथियम मिला, गोल्ड मिला, कॉपर मिला। ये अचानक से क्यों शुरू हो गया? बिकॉज इट इज लिंक्ड टू करेंसी, रेयर अर्थ मिनरल्स और ये सब। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द फायर इन द आइस। तो जो पूरा कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का इसके अंदर विवरण दिया गया है कि कैसे हिस्टोरिकल उनके जो एम्स हैं वो कैसे जेल करते हैं ये टिबेटन प्लेट्यू के टेक ओवर पे, और हाउ द चिकन वांट्स अनदर नेक, जो हमारा चिकन नेक का इशू है, और उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देन द थिएट्रिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर बताया गया कि क्लाइमेट चेंज को कैसे वेपनाइज किया गया गरीब देश को और गरीब करने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज का एक पूरा होक्स क्रिएट करके ट्रेड का इम्बैलेंस क्रिएट किया गया, जहां पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो हमेशा, जिसको वो बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वही स्टेटस में रहे। देन देयर इज क्लैश ऑफ द ओशियंस, जहां पे डिस्कस किया गया है कि ओशियंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्या रोल है, स्पेसिफिक इंडियन ओशियन, क्योंकि ये एक ही ओशन है जो एक कंट्री के नाम से दिया गया है। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है, चाइना हैज ट्राइड टू रीनेम some of the parts of the Indian Ocean. उसके बाद नेक्स्ट इज स्पेस वॉर्स, जहां पे स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे होना है, वेपनाइजेशन कैसे होना है। अंडर करंट्स ऑफ द ब्लैक सी, इसके अंदर यूक्रेन वॉर का पूरा सिनेरियो है, बैकड्रॉप, वो एक्सप्लेन किया गया। फ्यूचर ऑफ यूरोप, उसके अंदर पूरा बताया गया है कि कैसे यूके का पार्टीशन हो सकता है, जो जिहाद के साथ, जिहादीज के साथ स्ट्रीट क्लैश होना है फ्यूचर में, राइट। तो उसका विवरण दिया गया है। फिर डांस ऑफ द पोल्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंस दिया गया है आर्कटिक पोल का, स्पेसिफिक रशियन इकोनॉमी के हिसाब से, क्योंकि वो नए सी लेन्स खुलेंगे और आर्कटिक के नीचे जो खजाना है वो रशियन इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएगा। और एंटार्क्टिक में कैसे रिसर्च और इसका क्लैश होने वाला है सुपर पावर्स के बीच। एंड देन द लास्ट चैप्टर भारत, विच इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, जो टाइटल दिया गया है लास्ट चैप्टर। इसके अंदर बताया गया है कि कैसे रीइमर्जेंस होना है पूरे वर्ल्ड का, डीकोलोनाइजेशन होके, और कैसे वापस पूरा वर्ल्ड सीख करेगा वही भारतीय इंटेलिजेंस को, जिसको खोजते हुए वो 400 साल पहले आए थे लेकिन लूट के चले गए। अब समझने आएंगे कि कैसे लाइफस्टाइल खुद की अब चलानी चाहिए बेस्ड ऑन सनातन विजडम। तो ये 19 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। आवाज नहीं आ रहा है संजय जी आपका, ऑडियो। हेलो। हाँ अब आ रहा है। तो आपने ये बोला कि फ्यूचर कैसा होगा, और ये मैंने आपकी पुस्तक जो है ये मैंने किंडल पे लेके डाउनलोड कर ली है, जब तक हम बात कर रहे थे उसी बीच में। तो अब मैं मुझे जो ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है उसमें मैं वो पूछता हूँ। सबसे पहले जो फ्यूचर की बात आती है उसमें आप बार बार जो है वो गुड ओल्ड गोल्ड की बात करते हैं, और गुड ओल्ड गोल्ड के साथ में डेजर्ट विदाउट ऑयल, ये 2 चीज़ें हैं साथ में। तो अगर डेजर्ट में ऑयल चला जाएगा तब गोल्ड का क्या होगा? तो एक तो जो है मिडिल ईस्ट को पूरा अपना इकोनॉमी डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए डी रेडिकलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें कतर जो है वो एक अडंगा बना हुआ है। उसके सिवाय जो सऊदी अरेबिया और यूएई
जो लीडरशिप ले रहे हैं डी रेडिकलाइजेशन की, जहां पे उन्होंने इंडियन मंदिर, योगा, आयुर्वेद को सिलेक्ट किया है फॉर सॉफ्टनिंग देयर सोसाइटी। अब इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंटर है विच इज अबाउट द रिलीजियस वर्सेस जो उस बुक के अंदर है, जिसके चलते सोसाइटी डाइवर्सिफाई या इंक्लूसिव नहीं हो पाती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कुछ जीविश रब्बीज जो हैं उनको बुलाना शुरू कर दिया है लेक्चर्स देने के लिए, मार्केट में फ्री में घूम रहे हैं इजराइल के जूइश रब्बीज। अब ये जो कुछ हैं इनको कन्वर्जन के लिए ट्रेन किया गया है, और जो नियोम पोर्शन है सऊदी अरेबिया का, जिसको मुझे लगता है कि वो ग्रेटर इजराइल कॉन्सेप्ट की ओर देख रहे हैं उसके ऊपर। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो ये करंट रिजीम है सऊदी अरेबिया का, उसको स्ट्रेंथन किया जाए, उसको कंटिन्यू किया जाए। जहां तक यूएई का सवाल है, तो आपको पता ही है मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है, by 2047 I expect it to be the first Hindu country in the world officially yes officially। बड़ा इम्प्रॉबेबल सा लगता है कि एक लगता है फुल्ली इस्लामिक कंट्री जो है वो फर्स्ट हिंदू कंट्री बन जाए, जबकि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र जो होना चाहिए वो नहीं हो। भारत के ऊपर आएंगे राइट टाइम पे। अभी जो है और ईरान का जो पोर्शन है जिसको मैं बताता हूं कि वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी होगा। अब इसके पीछे रीजंस हैं, क्योंकि ईरान की जो सोसाइटी है वो ट्रेडिशनली फ्रीडम और मॉडर्नाइजेशन को क्रिश्चियनिटी के साथ लिंक करती है, क्योंकि वो शाह का जो रिजीम रहा था तब पूरा मॉडर्न रहा था, जिसका इन्फ्लुएंस पूरा वेस्ट से आया था। तो मुझे लगता है कि जब डीन्यूक्लियराइजेशन का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ईरान में, तब बहुत ज्यादा मिशनरीज की टीम वहां उतर आएगी, और जो झुकाव है वो ज़ोरास्ट्रियनिज्म ना रहते हुए अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्रिश्चियन टर्न लेगा वहां पे। जहां तक सऊदी अरेबिया का सवाल है, जो मैंने बताया कि ये जो प्रेजेंट रिजीम है ईरान की, ये तो जाती हुई दिख नहीं रही मुझे। ये रिजीम जाती हुई नहीं दिख रही, लेकिन डीन्यूक्लियराइजेशन होने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस वहां पे भी पॉलिटिकल आएंगे। अगर आपने नोटिस नहीं किया हो तो कुछ ही मंथ्स पहले ये कुछ इवेंट हुआ है जहां पे पोप से मिले हैं उनके कुछ आयतोल्लास, जो आयतोल्ला बोले जाते हैं वहां के। आवाज एकदम से कम हो गई। आवाज आ रही है? हाँ अब ठीक हो गई। हाँ, तो कुछ ही मंथ्स पहले पोप के साथ मीटिंग हुई है कुछ आयतोल्लास की ईरान के। तो थोड़े थोड़े हम्बल बिगिनिंग्स तो दिख रहे हैं, थोड़ा और आगे जाते ये हो पाएगा। मुझे लगता है कि क्रिश्चियनिटी की ओर जाएगा, क्रिश्चियन मेजॉरिटी। ठीक, तो मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े चेंजेस आए। लेकिन यूएई क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? मुझे एक तो जो उनका ट्रेडिशनल कनेक्ट था ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ, जो अब रीडिस्कवर होगा। आवाज चली गई? हेलो, अब आ गई। आ रही आवाज? बीच में गायब हो जाती। हाँ आ रही है। ओके, तो एक तो जो इनका ट्रेडिशनल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट तो था ही, दूसरा जो रॉयल फैमिली का झुकाव है वो भी इंडियन हिंदूज की ओर है, और तीसरा पोर्शन जो है वहां पे ऑलरेडी इंडियन सिटीजन्स जो है वो काफी मात्रा में है। ठीक, और जो उनके लीगल प्रोविजनिंग जो है, जो लॉ और रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, उसको ऑलरेडी एक रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी का स्टेटस तो दे ही दिया गया है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज यूएई जो है वो एक फोर्ट्रेस का काम करेगा इंडिया के लिए इन दैट रीजन, और उसका कनेक्ट जो है पूरा इंडियन इकोनॉमी के साथ बैठ जाएगा। अच्छा, अभी जो लास्ट मीटिंग हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया और यूएई चारों के एनएसएस या टॉप लीडर्स वहां पे मिले थे सऊदी अरेबिया में जी। और उसमें जो व्हाइट हाउस से जो स्टेटमेंट आया था उसमें बहुत क्लियर बोला गया है कनेक्टिंग विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वर्ड वहां पे इस्तेमाल हुआ है वो स्टेटमेंट में भी। उसके बाद न्यूज आ रहे हैं रेलवे प्रोजेक्ट लाइन के। इंडियन सब कॉन्टिनेंट से तो लिंक हो नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान को तो बाईपास कर दिया।
पाकिस्तान को बाईपास करेंगे, उसका टुकड़े करके सारे बांट लेंगे कौन कौन से हिस्से किसके आने हैं। वो तो अच्छा। होना ही है। वही होना है। कौन सा किस्सा किसको जा रहा है ये तो बताइए। पीओके तो हमारे आ रहा है और करतारपुर भी आना चाहिए, ये दोनों तो आ ही रहे हैं। हाँ ठीक है, तो फिर पंजाब को तो कोई लेगा नहीं, पाकिस्तानी पंजाब को। पंजाब कोई नहीं लेगा, सही बात है। तो सिंध कहाँ जाएगा? सिंध इंडिपेंडेंट होगा? ये सारे इंडिपेंडेंट रीजन्स बनेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता संजय जी के इनको, जो मैंने पहले भी बताया था कि एजुकेशन रिवैम्प की अकल आएगी और कोई इनको वो बजट देगा, मुझे नहीं लगता। वो 100-200 बिलियन चाहिए पूरा एजुकेशन सेक्टर रिवैम्प करने को, मुझे नहीं लगता वो अकल आएगी इनको, तो इनका कोलैप्स ही होना है। ठीक है जी, तो ये तो आपका ये और हो डेजर्ट विदाउट ऑयल और वाटर वॉर्स पे जो आप जो कह रहे हैं, वो वाटर वॉर्स सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान का नहीं होगा क्या? भारत ने ऑलरेडी इनको जो है नोटिस दे दिया है इंडस वाटर ट्रीटी पे। हाँ, और इसका मुझे कुछ लगता है कि पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटमेंट आवश्यक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल मीन्स से मानता नहीं है, और भारत को ये कार्ड बहुत पहले खेलना चाहिए था। कोई बात नहीं, देर आयद दुरुस्त आयद। इसे किधर जाते देख रहे हैं आप? और उसके बाद चाइना जो है वो बैठा हुआ है तिब्बत में, जो कि रिजर्वायर है, वाटर रिजर्वायर है फॉर एटलीस्ट 7 कंट्रीज। तो संजय जी, इसमें एक बार जो ये हमारा पीओके वाला जो होमवर्क, पेंडिंग होमवर्क है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, उसी के बाद चाइना के साथ कोई सीरियस डिस्कशन शुरू होंगे। और जो बचा कुचा पाकिस्तान है, जो इस वाटर रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है, वो और बाकी के जो 9 नेशंस हैं जो ये चाइनीज वाटर फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे डिपेंडेंट है, टोटल 10 नेशंस हैं। इस 10 नेशंस का अलायंस बनेगा जो नेगोशिएट करेगा चाइना के साथ वाटर फ्लोज। ये नेगोशिएशन हो जाने के बाद ही एलएसी बॉर्डर्स का कुछ सीरियस डिस्कशन हो सकता है। जब तक वाटर्स पे डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो जाता चाइना के साथ, तब तक बॉर्डर्स का कोई सीरियस डिस्कशन होना नहीं है, ये तय बात है। और टोटल 10 नेशंस को साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी की चाइनीज टेरिटरी से भी वो बाकी के नेशंस को वाटर सप्लाई होता है, और उनकी कुछ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड भी चाइना ने ले रखी है अंडर दैट बीआरआई प्रोजेक्ट। बीआरआई प्रोजेक्ट जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ किए हैं, उनकी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के साथ। तो ये बचा कुचा पाकिस्तान ये अलायंस ज्वाइन करेगा इन डिस्कसिंग वाटर विद चाइना। तो ये कुछ उस प्रकार से जाएगा। दिस इज व्हाट आई थिंक। जी। जहां तक इंडो पैसिफिक का सवाल है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दर्शकों को वो जानना जरूरी है। आपने लिखा है ना, चिकन वांट्स अनदर नेक। आप किस नेक की बात कर रहे हैं? आप मलक्का चौक की बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात है, चिकन नेक वाला। हाँ, तो ये जो उनका चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो 5 लिम्स और जो पाम वाला थियरी है, और फिर उनको कब्जा करना है, जो उनका लॉन्ग टर्म जो उनका ऑब्जेक्टिव है। पर अभी उनका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ताइवान वाला, वो अब क्लैश कर रहा है उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ, विच इज व्हाई आई विल सी दैट ये ताइवान और पीओके का जो है एक रेसिप्रोकेशन इन टर्म्स ऑफ कि जब भी ये अटेम्प्ट होते हैं तो दोनों ओर से मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक साइलेंस मेंटेन किया जाएगा टू हेल्प ईच अदर आउट, मुझे ये लगता है। जहां तक इंडो पैसिफिक का सवाल है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है जो क्लैश चल रहा है इंडो पैसिफिक में। रशिया और चाइना की जो अभी लेटेस्ट मीटिंग हुई थी, वहां पे ये स्टेटमेंट आया है, रशिया एंड चाइना विल काउंटर इंडो पैसिफिक विथ इक्वल, ओपन एंड इंक्लूसिव एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी। ये कमेंट आने के बाद लेटेस्ट हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया है कि इफ द वर्ल्ड हैज टू बिकम मल्टीपोलर, एशिया विल हैव टू बिकम मल्टीपोलर। तो बेसिकली जयशंकर जी बता रहे हैं कि रशिया, इंडिया और चाइना को अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो
बैठ के क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा। अगर ये क्लियरली डिमार्केट करना पड़ेगा तो एक जो ओवरलैप आ रहा है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वो है इंडो पैसिफिक। अब जब रशिया एंड चाइना का जो ये स्टेटमेंट है जहां पे वो बोलते हैं इक्वल ओपन इंक्लूसिव एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी, इसके सामने जापान जो है वो बोलता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। ठीक, इसके सामने इंडिया जो है वो बोलता है फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। काहे के रूल्स? यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ, ये इंडिया का स्टैंड। और इसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स क्या बोल रहा है? अलायंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स द यूएस एंड आवर पार्टनर्स हैव हेल्प्ड टू बिल्ड मस्ट बी अडेप्टेड एंड अपडेटेड टुगेदर। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, दर्शकों को जानना जरूरी है तीनों का डिफरेंस क्या है। तो रशिया एंड चाइना को टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे इक्वल, इंडिया और जापान यूज कर रहे टर्मिनोलॉजी फ्री। ये जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया और जापान बोल रहे फ्री एंड ओपन, रशिया एंड चाइना बोल रहे इक्वल एंड ओपन। ठीक, और यूएस जो बात कर रहा है वो यूएन को टोटली रिजेक्ट कर रहा है, वो यूएन चार्टर लॉ की बात ही नहीं कर रहा। यूएस बोल रहा है मैं और मेरे ग्रुपिंग के जो लोगों ने बनाए हैं रूल्स बेस्ड, वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक, तो आप तीनों का क्लैश देखो। जो फ्री होता है वो कभी इक्वल नहीं हो सकता। तो इंडिया और जापान जब इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं फ्री एक्सेस, रशिया और चाइना बोल रहे हैं इक्वल। इक्वल जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होता है जब आप कंपेयर कर रहे हो मेरे कितने राइट्स है, सामने वाले के कितने राइट्स है, तब ये टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है इक्वल वाली। इंडिया और जापान चाह रहे हैं फ्री, सबको नेविगेशन दो। ठीक, और यूएस बोल रहा है कि मेरे और मेरे ग्रुपिंग के अलायंस के लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं वो रूल्स बेस्ड ऑर्डर। इंडिया बोल रहा है यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ। तो ये जो पूरा खिचड़ी पक गया है अब इंडो पैसिफिक का, जिसकी वजह से क्वाड जो है वो डायरेक्शनलेस हो चुका है। और अभी जो पापुआ न्यू गिनी में जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई है, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि बाइडेन की विजिट लास्ट मोमेंट कैंसिल हुई है। ठीक, तो ये इंटरनली ये तय हो गया होगा कि इट इज गोइंग टू बी अ वन मैन शो फॉर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। जो फिपिक की समिट थी वहां पैसिफिक आइलैंड्स की नेशंस की, और ऑस्ट्रेलिया की विजिट जो अभी चल रही है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, कि यहाँ पे जो ये रीजन में नेगोशिएशन की लीडरशिप जो है या असिस्टेंस की जो लीडरशिप है वो इंडिया को जानी है, जिसके चलते बाइडेन की जो विजिट है वो लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दी गई। ठीक, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं ऑनलाइन जो व्यूअर्स पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है कि धीरे धीरे ग्लोबल पोलिसिंग रोल जो है यूनाइटेड स्टेट्स का वो कम होगा और उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो इंडिया के खाते में जाना है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आपके जो और विशिष्ट जो है इसमें वो द फ्यूचर ऑफ यूरोप एंड अंडर करंट द ब्लैक सी, ये कहाँ जा रहा है? तो अंडर करंट ऑफ द ब्लैक सी जिसमें यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र है, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कुछ हिस्ट्री की ओर भी रहता है, तो एक जो सीड जो है ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जो लोकल हम देख रहे हैं, और ये एक्सटेंड भी इसीलिए कर रहा है, इसका रीजन ये है कि बहुत सारे जो वेस्ट के इनिशिएटेड वॉर्स हैं उसमें कहीं भी आप विक्ट्री नहीं देखते। आपने ये नोट किया होगा, बिकॉज बहुत सारे डिफेंस डील्स, बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे रिहैबिलिटेशन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो पैसे राउट होके, वेस्टर्न पॉपुलेशन के टैक्स पेयर के पैसे राउट होके वो कंपनीज के पास जाते हैं, और वही कंपनीज फिर नेक्स्ट इलेक्शन वेस्ट में फंड करती है, जिसके चलते कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या तो कंप्लीट नहीं होता
या कंप्लीट होने के बाद विक्ट्री दिखाई नहीं पड़ती, और कंप्लीट हो जाने के बाद भी कुछ सेटलमेंट तो नजर आता ही नहीं है उस जोन में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है। उसका रीजन ही ये है क्योंकि उसका एग्जाम्पल बना दिया जाता है फॉर राउटिंग द मनी। तो ये जिसकी चलते ये कॉन्फ्लिक्ट चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो अंडर करंट्स ऑफ ब्लैक सी में एक जो जियोपॉलिटिकल एम है वेस्ट का कि यूरोप को काट दिया गया फ्रॉम चीपर रशियन ऑयल एंड गैस सप्लाईज। अब तो ये परमानेंट रिलेशनशिप खराब हो चुके, वो चीप सप्लाई तो भूल जाए यूरोप की कंट्रीज, स्पेशली वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप दोनों की। ठीक, तो ये बड़ा जियोपॉलिटिकल मोटिव के चलते, और फिर सारे कंट्रीज जो बेनिफिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, जो रिफाइन करके और ज्यादा प्राइसेस में यूरोप को ही बेच रहे हैं, वही रशियन ऑयल और गैस। इसी के चलते कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट चलते ही जा रहे हैं। तो ये उसका पूरा ये लॉजिक है, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक लॉजिक है, rather than जियोपॉलिटिकल। जियोपॉलिटिकल तो अचीव हो ही चुका जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया कि रशिया के साथ उनके सारे टाइज खराब हो गए। जी, तो अब इसमें सब में जो है अब कहाँ जाके बैठते हैं? आप कहते हैं कि द फ्यूचर ऑफ ग्लोब इज भारत। हाँ। ये कैसे? जी, तो एक तो हो जाता है कि इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, ये सारा जब क्राइसिस रिवील होगा उसके बाद एक ही रास्ता रह जाता है कि इनको समझ में आएगी कि फाइनाइट इज नथिंग, फाइनाइट इन दिस वर्ल्ड इज वेल्थ। अगर ये समझ आ गया तो उनको लाइफ साइकिल का विजडम समझ आ जाएगा। अगर लाइफ साइकिल का विजडम समझ में आ जाएगा तो वो सारी सनातन प्रैक्टिसेस जो हैं वो ऑटोमेटिक रीइन्विगोरेट हो जाएगी। जैसे चाइना में अभी हम देख रहे हैं कि ये रिजर्व करेंसी बबल जो रियल एस्टेट फंड किया था और मैन्युफैक्चरिंग फंड किया था चाइनीज फैक्ट्रीज में, इकोनॉमी में, उसके डाउनटर्न के चलते आज ऑलरेडी शी जिनपिंग बोल रहे हैं कि बर्थ रेट्स बढ़ाओ, फेस्टिवल्स बढ़ाओ, और लोग सच में अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मंदिर जाना शुरू कर दिए चाइना के अंदर। तो आगे जाते आप देखेंगे कि धीरे धीरे सारी कंट्रीज में ये चेंजेस आना शुरू होंगे। वेस्ट में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाई इंटरेस्ट रिजीम, तो वो पेरेंट्स के साथ बच्चे वापस रहना जाना शुरू कर दिए। और जो कंपनीज का मूवमेंट आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स का, तो वो सारी जैसे कैलिफोर्निया की सिटी, सैन फ्रांसिस्को बोलो, ये सब अब धीरे धीरे डेट्रॉइट की ओर, डेट्रॉइट वाले हाल में जा रही है। क्योंकि जो जो सिटीज या सिविलाइजेशन या नेशंस उस बेस थॉट प्रोसेस पे बनेगी जो फाइनाइट रिसोर्सेस को वेल्थ मान के चलती है, उन सारी सिटीज का वही हाल होना है जो डेट्रॉइट का हुआ है, वो इंडस्ट्रियल सिटीज का, वो फाइनेंशियल कैपिटल्स का। जबकि आप हमारे जितने भी सनातन के मंदिर टाउन्स देखोगे, सारे के सारे अभी तक अलाइव है। बनारस देख लो, आप काशी देख लो, कोई भी मंदिर टाउन देख लो, इट इज स्टिल बूमिंग विथ लाइफ एंड इकोनॉमी, क्योंकि वो लाइफ साइकिल विजडम पे चलते हैं। और वो उसी का इनॉग्रेशन अभी मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, सब मंदिर स्टार्ट करके। धीरे धीरे समझ आएगा कि मंदिर इकोसिस्टम का कितना बड़ा रोल है लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक्स दोनों को कंटिन्यू करने में। भारत सरकार मंदिरों को फ्री क्यों नहीं करती? उनका टाइमलाइन होगा और उसी टाइमलाइन के हिसाब से चलेगा। जहां तक मुझे समझ आता है कि प्राइम मिनिस्टर की पूरी 30-40 इयर्स की प्लानिंग के हिसाब से वो चलते हैं, और मिनट टू मिनट माइन्यूट डिटेलिंग के हिसाब से उनका टाइमलाइन होता है। जो अभी हमने 2000 नोट्स का डीमोनेटाइजेशन अभी देखा, जो नथुराम गोडसे की एनिवर्सरी है, और अभी नेक्स्ट पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन देखोगे जो वीर सावरकर जी की एनिवर्सरी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उसको री एनेक्ट कर रहे हैं ये पार्टी, और इसीलिए ये बुक लॉन्च भी जो है वो हमने 16 मई को ही रखा, विच इज जो मुझे लगता है कि 16 मई 2014 पहली भारतीय गवर्नमेंट पावर में आई इतने सालों बाद। तो उसी का सेलिब्रेशन था ये बुक लॉन्च इवेंट भी। तो मुझे लगता है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है,
वो सरदार पटेल जी की एनिवर्सरी के दिन था, तो बदला लिया गया उस बात का कि उन्होंने बाकी सारे रजवाड़े जोड़ दिए इंडियन यूनियन में, लेकिन कश्मीर उनको जोड़ने नहीं मिला। तो उन्हीं की एनिवर्सरी के दिन मोदी जी ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट साइन करवाया, अप्लाई करवाया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही माइन्यूट प्लानिंग रहती है उनकी एक एक डेट के साथ, और उन्हीं के टाइमलाइन के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेगी। अंत में आपका जो ये भारत इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड जो अंतिम चैप्टर है, उसमें आपने द री इमर्जेंस ऑफ धर्म और द री इमर्जेंस ऑफ सनातन इकोनॉमिक्स, इनके बारे में बात की है। तो जरा जी। थोड़ा सा दर्शकों के इनके बारे में बताएं कि भारत इज द फ्यूचर में ये री इमर्जेंस ऑफ धर्म और इकोनॉमिक्स कैसे होगा, क्योंकि आज की स्थिति में तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी धर्म को छोड़ रखा है, किनारे कर रखा है। जो चुनाव जीतना अधिक महत्वपूर्ण है, धर्म और गया साइड में। मैं डिसएग्री करता हूं इस बात से। जी तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है री इमर्जेंस ऑफ धर्म, जिसके लिए मुझे लगता है, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये चीज, कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है, या तो उसको पूरे रीवैम्प की जरूरत है फ्रॉम बॉटम, या तो फिर जो अमेंडमेंट्स चाहिए वो बहुत ही हैवी अमेंडमेंट्स चाहिए, क्योंकि जो नेटिव पॉपुलेशन के धर्माज है उसको वहां पे करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाए। अब ये कब होगा वो डिस्प्यूटेड हो सकता है कि अभी नहीं किया मोदी जी ने, कुछ साल बाद किया, या कब किया, लेकिन प्राइमा फेसी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लियर है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग धर्माज हैं वो पेपर पे नहीं है, और अगर हम पेपर पे नहीं है तो हम एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर हम एग्जिस्ट नहीं करते तो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी में हमारा कोई केस नहीं बनता है कि ये पीस ऑफ ज्योग्राफी पे हमारा कोई एक्सक्लूसिव क्लेम हो। तो मुझे लगता है कि जो रीइमर्जेंस ऑफ धर्मा है उसका बिगिनिंग होगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का रीवैम्प का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसमें हमको समझाना पड़ेगा कि हाउ धर्मा इज डायगोनली अपोजिट टू रिलीजियंस, जिसमें हमको समझाना पड़ेगा कि इंडिया में कोई गॉड और गॉडेस नहीं है, और हाउ इट इज अपोजिट टू भगवान। इंडिया में कोई टेम्पल्स नहीं है, हमारे मंदिर हैं, हाउ मंदिर इज अपोजिट टू टेम्पल। ये सारे कॉन्सेप्ट जब समझ आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है या वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है जो भी है, वो ऑटोमेटिक आपको डेजिग्नेट करने पड़ेंगे एज रिलीजियंस ऑफ फॉरेन ओरिजिन। और जब वो सेपरेशन समझ आ जाएगी वर्ल्ड की, और जब हम देखते हैं कि अभी एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो हमने देखा बुद्धिज्म समिट वाला, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही क्लियर बताया है कि हाउ इट इज कनेक्टेड टू इंडिया। तो ये चार धर्म हमको शोकेस करने हैं वर्ल्ड को कि हाउ दे आर अपोजिट टू रिलीजियंस, और उसका डेफिनेशन जब चेंज होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आना शुरू होंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि बाकी सारा वो कॉन्वर्ट पॉपुलेशन का सवाल है, जिनका बिहेवियर आप देखते हैं कुछ सेक्शन में जो बहुत ही वेवर्ड है, वो बिहेवियर में भी चेंजेस आना शुरू होंगे। अब आप देखें, अब एक चीज है कि अब कोई पैचवर्क सॉल्यूशन वर्क नहीं करेगा। अगर कोई मुझे आज बता रहा है सॉल्यूशन कि हम तो क्लैश कर लेंगे जी, तो वो बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात है। अगर आपने क्लैश करना था तो वो 70s 60s 70s में 80s में मैक्सिमम हो पाता। अब जो है वो हमें हमारी पॉपुलेशन को रिकनेक्ट करना है कल्चरल टाइज से, और उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डी रेडिकलाइजेशन मॉडल लगेगा। अगर एजुकेशन में स्पेसिफिक स्पेंडिंग लगेगी स्पेसिफिक कम्युनिटी पे तो लगने वाली है। अगर उनको कोऑप्ट करके कुछ इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा तो वो भी करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर क्योंकि मैं ये सुनता हूं कि कुछ स्कीम्स में पैसे बढ़ा दिए गए जो हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिला, ये वो, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म आउटकम जो है उस हिसाब से सब सही जा रहा है। हो जी, तो सकता है चलिए अब मेथड्स। हम दर्शकों के प्रश्नों को लेते हैं। उससे पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें। शेयर करने के साथ-साथ आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ भी अनुग्रहित करें, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करके। और याद रखें कि मिलियन सब्सक्राइबर चैलेंज जो अब केवल 6000, केवल 6000 एक दिन में भी हो सकता है, और आप लोगों की शक्ति में है ये।
तो आइए प्रश्न ले लेते हैं अब दर्शकों के। यार फिर से एक बार याद दिला दें कि हमारे मर्चेंडाइज जो है वह भी हम लॉन्च कर चुके हैं, और इस समय मिलियन सब्सक्राइबर चूंकि हम पहुंचने वाले हैं, तो इस समय 30% डिस्काउंट भी चल रहा है मर्चेंडाइज पे। और फिर आपको याद दिला दें एक बार कि हम बात कर रहे थे आज अंकित शाह जी की, और के सिद्धार्थ जो उनके को ऑथर हैं, उनकी ये पुस्तक है जियो पॉलिटिक्स, डिकोडिंग इंटेंट्स, लाइज, नैरेटिव्स एंड फ्यूचर। आइए प्रश्न ले लेते हैं। Abhijit Sudhakar, hello sir. I saw city video of Dr. Ankit ji where he says both capitalism and communism are harmful. But doesn't capitalism create more jobs, more opportunity, and take people out of poverty? Even Chanakya was a capitalist. तो अभिजीत जी, इसका आपको मैं सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। हमारा जो मॉडल था एजुकेशन फॉर्मेट, दैट वाज स्किल्स बेस्ड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड, ठीक है। और खाली वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो जिनकी लर्निंग कैपेसिटी कम थी या नहीं थी, या जो फिजिकली इनकैपेसिटेटेड थे या मेंटली स्पेशली एबल्ड थे, खाली वो सेक्शन के लिए जॉब्स का प्रोविजन था, ठीक। तो ये सोसाइटी का प्राइमरी एजुकेशन मोटिव जो था वो दैट वाज एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। और वो फैमिली और कम्युनिटी यूनिट के सपोर्ट के हिसाब से चलता था। सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर 15 फैमिलीज है, 15 की 15 फैमिलीज या कम्युनिटी टेक्सटाइल में ऑपरेट कर रही है एंटरप्रेन्योरशिप, तो 15 प्रकार की डिजाइन के कपड़े बनाती थी। कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म आते ही डिवीजन ऑफ लेबर डिप्लॉय किया गया, जिसमें 14 डिजाइन्स को मार दिया गया और एक डिजाइन को पकड़ के पूरी सोसाइटी को सोशली ऐसे ग्रूम किया गया कि सब कोई सब वही परचेस करे, ठीक। तो इस तरह से जो फैमिली कॉर्पस जो था वो हैंड ओवर कर दिया गया कुछ कैपिटलिस्ट को, जिसको एक्सट्रीम कैपिटलिज्म बोलते हैं, और पूरी सोसाइटी जो है वो जॉबर्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक। तो हमें मिडिल पाथ चाहिए जहां पे बहुत सारे कैपिटलिस्ट चाहिए, 5 या 6 कैपिटलिस्ट नहीं चाहिए। जी, वेरी गुड। ईशान जी कह रहे हैं सर, रेयर अर्थ मिनरल्स आर जस्ट एज इफ नॉट मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड. We absolutely need a strong neutral government like we currently have to ensure that no globalist power can drain them like they did during the colonial era. ईशान जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। उसी के चलते कुछ अफ्रीकन नेशंस ने मिलते ही माइंस को नेशनलाइज कर दिया। दे आर नॉट गोइंग टू गिव इट टू द प्राइवेट प्लेयर्स। और कुछ एक कंट्री में तो ये तक डाल दिया गया कि इतना परसेंटेज गोल्ड आप अगर माइंस में से निकालते, इतना परसेंटेज आपको सेंट्रल बैंक के पास जमा करवाना। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे रिस्क होते हैं। जी, नेक्स्ट। ईशान जी, we absolutely need a global BRICS currency backed by gold. Our government knows this and is stacking up the gold. जी, तो क्योंकि यूएस डॉलर जो था उसको सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी था, तो उनके पास जो ऑफिशियली बताते हैं 8,000 टन, 8,000 टन ऑफ गोल्ड। अब ब्रिक्स नेशंस जो है वो मल्टीपल कंट्रीज करेंसी बना रहे हैं, तो सबको उतना ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। टाइनी प्रपोर्शन में गोल्ड कलेक्ट करेंगे और डी डॉलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक वैसे ही कर रहे हैं सारे ब्रिक्स नेशंस। Ishan, the INSTC will ensure that India, Russia, Iran, and the other nations it goes through will have stable economies. जी बिल्कुल। ये सबको जानना बहुत जरूरी है कि कमोडिटीज की हैसियत से आज रशिया सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी आज ही है, अगर आप खाली कमोडिटीज काउंट करके चलते हैं तो, ठीक। और जब आर्कटिक मेल्ट हो जाएगा तो उसमें से जो खजाना निकलेगा वो तो पूरा ही रशियन मिलिट्री डोमिनेट करेगी। तो रशिया जो है वो नेक्स्ट 3 डिकेड्स में इज गोइंग टू बी द टॉप 2 रिचेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो वो रिलेशन तो बहुत ही सही, इंपॉर्टेंट है और रखने ही चाहिए।
Asit Gandhi. NRIs aren't good representatives of Sanatan Indian culture. People working in the hotels and gas stations have more approach to the foreigners and they know nothing about Sanatan and culture. I do my best though. आसिफ जी, सनातन के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमारे नेटिव्स, हमारे सिटीजन्स में भी कम है। ऐसा नहीं है कि खाली एनआरआईज के पास कम है, लेकिन यहाँ भी इंफॉर्मेशन कम है। और उसका प्राइमरी रीजन ये है कि हमारे पास राइटर्स नहीं है। अगर कुछ किसी ने कुछ ऑब्जर्व भी किया, बिकॉज अब तो हम ऑब्जर्व करके ही डीप डाइव करके एसेस करके कुछ ड्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो सारे लिंकेजेस जो है वो गुम हो चुके हैं, जो एंशिएंट विजडम जो था। और उसका कुछ कारण ये भी है कि इंग्लिश इम्पोजिशन की वजह से इंटरप्रिटेशन भी अब करना हम भूल गए या नहीं आता है लोगों को। और कुछ जनरेशन जिनको ये विजडम पता था, वो जनरेशन भी अब नहीं रही हमारे बीच। ठीक, तो अब हमें डिस्कवर ही करना है और ज्यादा से ज्यादा ऑथर्स चाहिए। तो नेक्स्ट जनरेशन को ये आदत डालिए कि छोटे बच्चे हैं, अगर सोने जाने से पहले कम से कम एक पैराग्राफ एंशिएंट इंडिया पे लिखें। Yeah, Asit Gandhi. We need more and more Ankit Shahs in the USA. But he's not in the USA. असित जी, आना तो होगा यूएस बिल्कुल, जब बुलावा आएगा। JBJP. Shahji Modi ji tributed Gandhi in Japan. Old base of BJP, RSS don't like Gandhi. Why Modi ji didn't promote Shivaji, etc. in 9 years? Is it betrayal to Hindus? देखें, एक आपको समझना होता है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में आपके जो आइकन्स हैं वही आपके सॉफ्ट पावर के एलिमेंट्स हैं। ठीक, आपकी जो पर्सनल सोच है, हो सकता है प्राइम मिनिस्टर की हो ना हो, आई हैव नो क्लियर इंफॉर्मेशन ऑन दैट, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2000 की नोट्स नथुराम गोडसे की एनिवर्सरी के दिन कैंसिल की गई। अच्छा, जो आपके पास अवेलेबल टूल्स है उसी को आप लेवरेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बॉलीवुड हो गया। अब बॉलीवुड की क्या क्या खामियां हैं वो हम सब जानते हैं, सबके सब पूरी पब्लिक को पता है कि उनका पीछे क्या उनका रोल रहा, आगे क्या रोल रहने वाला है, ये सब पता है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट को डी रेडिकलाइज करना है तो यही बॉलीवुड के जो एस्टैब्लिश हो चुके स्टार्स हैं उन्हीं का यूटिलाइजेशन होना है उसके लिए, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। इंटरनली हम समझते हैं क्या क्या व्हाइट है क्या ब्लैक है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स उस हिसाब से फंक्शन नहीं करती, हमारे इमोशंस के हिसाब से। नेक्स्ट, JBJ Akshay Kumar, why don't you teach geo-economics? I am eager. अक्षय जी, जो सेकंड बुक है उसमें पूरा सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल डिटेल में आएगा, और बिल्कुल अगर यूनिवर्सिटीज लेती हैं तो कोर्स भी होपफुली डाल देंगे बहुत जल्द। उस्ताद ट्विटुद्दीन खान छांचड़ जी, धन्यवाद आपको सहयोग के लिए। Dr. Shah, for India growth story to continue, it's very important that Modi government wins the third term next year. How do we debunk false criticism of Modi by the so-called Hindu social media handles that accuses him of Islamic appeasement? तो उस्ताद जी, ये जो आप ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, मैं बिल्कुल 100% इस ऑब्जर्वेशन से अग्री करता हूं। और मेरा एनालिसिस ये है कि कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस एंड आउटकम, और कुछ जो है वो इसका उल्टा भी हो सकता है कि जो अगर कोई लॉन्ग टर्म है थॉट प्रोसेस तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं।